हेलो एवरीवन। चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी का एक नया एपिसोड। और तुम सब तुम्हारे कानों में ईयरफोन ज़रूर से लगा लेना, क्योंकि स्टोरी को अच्छी तरह समझने के लिए ईयरफोन ज़रूरी है। और चलो शुरू करते हैं एक नया सफ़र। शाय पिछले काफी दिनों से घर पर ही था। शाय मिस्ट्री प्लेनेट से आते ही सबसे पहले अपने इस पुराने और खंडहर जैसे दिखने वाले घर को पूरा रिनोवेट करवाया, जिसके कारण अब शाय का घर ऐसा लग रहा था कि किसी ने अभी अभी यह नया घर बनवाया हो। मेरा घर रेनोवेट होने के बाद मेरे पास 38 लाख रुपए रह गए हैं। इन 7 लाख रुपयों में मेरा घर भी रिनोवेट हो गया और मेरे घर का सारा फर्नीचर और डेकोरेटिंग आइटम भी आ गए हैं। शाय अपने घर के इंटीरियर को देखता हुआ अपने आप से कहता है। उसके बाद शाय अपने पापा के सीक्रेट रूम में चला जाता है। वहां पर जाकर शाय वही पुराना कागज को पढ़ता है जिसमें होली किंगडम के बारे में लिखा हुआ था। शाय को पहले ही तरफ अब भी उसमें कुछ आर्ट्स के ट्यूटोरियल मेंशन थे। जैसा आयरा ने बताया कि मेरा एलिमेंट लेवल दूसरे इंसानों की तुलना में बहुत तेजी से अपग्रेड होगा। ये बात कहीं ना कहीं सच भी लगती है, क्योंकि जैसे ही मैं माउंटेन वैली के पास पहुंचा तब मेरे पेट फ्लेम डिस्ट्रॉयर और मेरे फायर एलिमेंट दोनों के लेवल 4 में अपग्रेड हो गए थे। शाय उस पेपर को देखता हुआ अपने आप से कहता है, हॉली किंगडम का दरवाजा वही खोल सकता है जो उसके लायक होगा। इस लाइन को पढ़कर शाय को आयरा की एक बात याद आ गई कि किसी भी एलिमेंट के लेवल 9 से ऊपर भी होते हैं। शाय आयरा की बातों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी शाय के घर के मेन गेट की डोरबेल बजी। डोरबेल को सुनकर शाय ने उस पुराने पेपर को अपनी जगह रखा और उसके बाद वह उस सीक्रेट रूम से बाहर निकल जाता है। उसके बाद शाय सीधे मेन दूर की तरफ जाता है और फिर वह दरवाजा खोल देता है। मेन दरवाजा खोलते ही शाय के सामने लगभग 40 साल की एक औरत शाय के सामने खड़ी हुई थी। हेलो मैम, आपको क्या काम है मुझसे? शाय दरवाजे पर खड़ी हुई औरत से पूछती है। हेलो, मेरा नाम वर्षा है। दरवाजे पर खड़ी औरत अपना नाम बताती हुई शाय से कहती है। जी, वर्षा मैम बोलिए, आपको मुझसे कोई काम था? शाय वर्षा से पूछता है। मुझे आपसे एक बिजनेस डील करनी थी। वर्षा शाय से कहती है। ठीक है, अंदर आ जाओ। शाय वर्षा को घर के अंदर बुलाता हुआ वर्षा से कहता है। फिर शाय वर्षा को अंदर लाया है और फिर दोनों के बीच कुछ बातें होती है। मुझे आपसे से एक डील करनी है, वर्षा शाय से कहती हैं। कैसी डील? शाय कंफ्यूज होता हुआ वर्षा से कहता है। मुझे आपकी यह जगह खरीदनी है। आप चाहे तो आप उसका अच्छा खासा चार्ज भी ले सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं इस जगह को बिल्कुल भी बेचना नहीं चाहता हूँ। शाय वर्षा को साफ साफ मना करता हुआ वर्षा से कहता है। पर क्यों? मैं आपको बहुत ज्यादा पैसा देने को भी तैयार हूँ। वर्षा शाय को मानती हुई उससे कहती है। क्योंकि मेरे पास मेरे परिवार की इकलौती ऐसी चीज जिसे मैं अपना समझ सकता हूँ। शाय वर्षा से कहता है। शाय की बातें सुनकर वर्षा नाम की वह औरत पूरी तरह से हैरान रह गई। उसके बाद शाय और वर्षा के बीच बहुत सी बातें हुई, जिससे शाय को वर्षा के बारे में बहुत कुछ पता चल गया था। शाय को पता चला कि वर्षा भी मिस्ट्री प्लेनेट का हिस्सा है और वह इस जगह की मालकिन थी, लेकिन अब शाय ने इस जगह को खरीद लिया था। मैम, आप यहीं पर रुकिए, मैं अभी आया। शाय वर्षा से कहता है। उसके बाद शाय वहां से किसी काम के लिए निकल गया। शाय के अंदर जाते ही वर्षा भी उठकर शाय के घर को चारों तरफ से गौर से देखती है। वर्षा चारों तरफ देख ही रही थी कि तभी वर्षा की नजर शाय के घर के लगी एक तस्वीर पर जाती है। इस फोटो को देखकर तो वर्षा के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। इतने में शाय भी वापस आ जाता है। ये तस्वीर किसकी है? वर्षा उस फोटो के जानती थी, लेकिन वह शाय से इस बारे में कंफर्म करना चाहती थी, इसलिए शाय को वापस आता हुआ देखकर शाय से पूछती है। यह मेरे परिवार की फोटो है। इसमें मेरे पापा, मम्मी और बड़ी बहन है। शाय जवाब देता हुआ वर्षा से कहता है। क्या आप मेरे मॉम और डैड को जानते थे? शाय फिर से वर्षा से पूछता है। जानते थे, इसका मतलब क्या हुआ? वर्षा शाय से पूछती है। इसका मतलब यह है कि अब मेरे परिवार में से मेरे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है, और इसलिए मैं ये जगह आपको नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आज से 15 साल पहले मेरा सारा परिवार इसी घर में रहता था, इसलिए अब ये घर मैं किसी को भी बेचने नहीं वाला हूँ। शाय वर्षा को बताता है कि क्यों शाय के लिए ये घर इम्पोर्टेंट है। तुम्हारे परिवार के साथ क्या हुआ था जिसके कारण तुम अनाथ हो गए? वर्षा फिर शाय से पूछती है।
मेरे पापा भी मिस्ट्री प्लेनेट पर थे और एक दिन वो वापस कभी भी नहीं आए और मेरी माँ और बहन एक प्लेन एक्सीडेंट में चले गए थे। शाय वर्षा से कहता है। हाँ, मैं तुम्हारे पापा को जानती हूँ। मैं तो बस तुम्हें चेक कर रही थी कि क्या तुम ही उनके बेटे हो। तुम्हारे पापा को नाम आदित्य था और वो एक दिन शिकार से कभी नहीं आए, लेकिन मैं तुम्हारे माँ और बहन का नाम नहीं जानती हूँ। वर्षा शाय को बताती है। मेरी माँ का नाम आराध्या था और मेरी बहन का अवनी था, लेकिन मैं और माँ उसे चिकी कहते थे। यदि आप मेरे पापा की बहुत अच्छी दोस्त थी तब आप मुझे उनके बारे में और कुछ बताएं ना। शाय वर्षा से कहता है। तुम्हारे पिता हमारे ग्रुप के एक मेंबर थे, इसलिए मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती हूँ। वर्षा शाय से कहती है। इतने में वर्षा के स्मार्टफोन पर एक कॉल आ गया। मुझे अब जाना पड़ेगा। मैं चाहती थी कि तुम मुझे ये जगह दे दो, लेकिन अब मुझे किसी दूसरी जगह को ढूंढना पड़ेगा। वर्षा शाय से कहती है। यदि यह जगह मेरे परिवार से रिलेटेड नहीं होती हो, मैं आपको खुशी खुशी इस जगह को दे देता। आखिर पैसे किसको प्यारे नहीं होते हैं। शाय वर्षा से कहता है। और फिर वर्षा वहां से चली जाती है। वर्षा को जाते हुए देखकर शाय को कुछ गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि वर्षा शाय के घर से बहुत ही तेजी में निकली थी। हो सकता है वर्षा जी उस फोन कॉल की वजह से ऐसे गई हो। छोड़ो, इन सब को जानकर मैं क्या ही करूंगा। शाय अपने आप से कहता है। इधर वर्षा घर से निकलते वक्त किसी को फोन लगती है। मैं एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। अभी किसी को भी मत बताना। मैं आ रही हूँ। आदित्य और आराध्या का बेटा शाय अभी भी जिंदा है। वर्षा फोन पर किसी से बात करती हुई कहती है। क्या सच में? पर ऐसा कैसा हो सकता है? तुम्हें पूरा विश्वास तो है ना? फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है। अभी मैं नहीं कह सकती हूँ, इसलिए मैं उसकी पूरी डिटेल निकालती हूँ, तब तक आप चुप ही रहना। वर्षा इतना कहती है और फिर फोन काट देती है। अभी मैं नहीं कह सकती हूँ, इसलिए मैं उसकी पूरी डिटेल निकालती हूँ, तब तक आप चुप ही रहना। वर्षा इतना कहती है और फिर फोन काट देती है। उसके बाद वर्षा शाय के अनाथ आश्रम में जाती है ताकि वह पता लगा सके कि असल में वही लड़का है जिसको वह समझ रही है। काफी देर तक अनाथ आश्रम के हेड से बात करने के बाद वर्षा को कंफर्म हो गया था कि वह बिल्कुल सही है। उसके बाद वह जल्दी से मिस्ट्री प्लेनेट पर जाने वाली मेट्रो पकड़ती है और फिर सीधे मिस्ट्री प्लेनेट पर पहुंच जाती है। तुम आ गई। तुम्हें शाय के बारे में क्या पता चला है? क्या वह लड़का सच में उन्हीं का बेटा है? मयूर, जो वर्षा का पति है, वह वर्षा से पूछता है। हाँ, 99% विश्वास है कि वही असली शाय है। इसके अलावा 100% विश्वास करने के लिए मैंने शाय का थोड़ा खून पहले से कलेक्ट लिया था, इसलिए अब तुम अर्थ पर जाकर इसका डीएनए टेस्ट करवाओ। वर्षा मयूर से कहती है। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और इसके ब्लड के सारे टेस्ट करवा के आता हूँ। मयूर वर्षा से कहता है और फिर वह भी चला जाता है। कुछ दिनों बाद फाइनली मयूर अर्थ से वापस लौट आता है। उसके बाद वह भागते हुए सीधे वर्षा के पास जाता है। तुम सही थी, वह सच में उन्हीं का बेटा है। इसके बारे में थंडर क्वीन को कब बताना है? मयूर वर्षा से पूछता है। अभी चलते हैं। वर्षा मयूर से इतना कहती है और फिर वो दोनों थंडर क्वीन के पास चले जाते हैं। मिस्टर मयूर श्रीवास्तव और वर्षा श्रीवास्तव, आप दोनों यहाँ पर एक साथ क्या कर रहे हैं? मुझे पता चला था कि वर्षा अर्थ पर उस जमीन को खरीदने गई थी। क्या हुआ? लैंड की डीलिंग कंप्लीट हो गई क्या? थंडर क्वीन उन दोनों से कहती है। नहीं हुई, क्योंकि उस जमीन का मालिक उसे बेचना नहीं चाहता है। वर्षा थंडर क्वीन से कहती है। मुझे नहीं पता, लेकिन उसे कितने भी पैसे दे दो, लेकिन वह जगह मुझे चाहिए। थंडर क्वीन वर्षा से कहती है। मैंने उसे ऑलरेडी बहुत पैसे दे दिए थे, लेकिन फिर भी उसने वह जगह नहीं छोड़ी। वर्षा फिर थंडर क्वीन से कहती है। आखिर ऐसा भी कौन है जो इतने पैसों के बाद भी उस जगह को छोड़ नहीं रहा है? थंडर क्वीन वर्षा से कहती है। आपका बेटा। वर्षा कहती है। जैसे ही वर्षा के मुंह से ये दो शब्द निकले, थंडर क्वीन हैरानी के साथ वर्षा को देखती है। तूने अभी अभी क्या कहा वर्षा? थंडर क्वीन वर्षा को सरप्राइज के साथ देखती हुई पूछती है। क्योंकि वह आपका बेटा है, इसलिए वह उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता है और इसका रीजन आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं, और इसी रीजन की वजह से आप वो जगह फिर से खरीदना चाहती हो। वर्षा थंडर क्वीन से कहती है। क्या मेरा शाय सच में जिंदा है? क्या वह सच में मेरा शाय है भी, या फिर कोई फ्रॉड है? थंडर क्वीन बहुत ही क्यूरियस होती हुई वर्षा से पूछता है। वह सच में आपका ही बेटा है और यह रही उसकी डीएनए रिपोर्ट, इसमें उसके बारे में सब कुछ है और इससे ये भी पता चलता है कि वह सच में आपका बेटा ही है। वर्षा खुश होती हुई थंडर क्वीन को जवाब देती है।
सच कह रही हो ना तुम? थंडर क्वीन बहुत ही ज्यादा खुश होती हुई वर्षा से पूछती है। खुश हो भी क्यों ना, आखिर इतने सालों बाद थंडर क्वीन को अपने बेटे के जिंदा होने की खबर जो सुनी है, मुझे अभी उसको देखना है। वह करता क्या है? वह खुश तो है ना? थंडर क्वीन अपनी खुश और एक्साइटमेंट को कंट्रोल किए बिना वर्षा से अनगिनत सवाल पूछे जा रही थी। अभी थोड़ा सब्र करिए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। आप शायद से पहले भी इस मिस्ट्री प्लेनेट पर मिल चुकी है और आपने उसे इशिता से बचाया था, आपको याद है? वर्षा क्वीन की तरफ देखती हुई उससे पूछती है। अच्छा, तो वह लड़का जो लगभग मारने की हालत में था वही शाय है क्या? थंडर क्वीन सरप्राइज के साथ पूछती है। हाँ, वह बचपन से ही अनाथ आश्रम में था। उसके बाद उसने अपनी स्कॉलरशिप के जरिए अपनी स्कूल की स्टडी को कंप्लीट किया और उसके बाद उसने अपने दोस्त जय से पैसे उधार लेकर वह घर और जगह खरीद ली और अब वह भी इस मिस्ट्री प्लेनेट पर है। शायद करीब 6 महीनों के बाद अपने घर गया। वर्षा थंडर क्वीन को बताती है। मुझे अभी उसे देखना है, चलो अब। थंडर क्वीन वर्षा की बात सुनकर फिर उन दोनों को कहती हुई अपने कमरे से निकलकर पोर्टल की तरफ जाने लगती है। क्वीन पोर्टल की तरफ जा रही थी कि तभी उसके सामने इशिता आ जाती है। इशिता, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? थंडर क्वीन इशिता से पूछती है। आप अर्थ पर जा रही है क्या? इशिता क्वीन के सवाल को टलती हुई क्वीन से अपना सवाल पूछती है। हाँ, मैं अर्थ पर जा रही हूँ। पर तुम क्यों पूछ रही हो? क्वीन इशिता से कहती है। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। इशिता कहती है। इशिता, सच सच बता, तुम क्या कहना चाहती हो? थंडर क्वीन इशिता की पूछती है। वो मैं आपस से एक रिक्वेस्ट और परमिशन मांगने आई हूँ। इशिता क्वीन से कहती है। किस काम के लिए तुम्हें मेरी परमिशन चाहिए, और क्या रिक्वेस्ट है तुम्हारी? थंडर क्वीन इशिता से पूछती है। क्या आप अवनी को कुछ दिनों के लिए मेरे साथ भेज सकती हैं? यदि आपकी इसके लिए हाँ है तब मैं और अवनी भी आपके साथ अर्थ पर आ सकते हैं। ठीक है, तुम दोनों भी हमें साथ अर्थ पर आ सकती हो, लेकिन इशिता एक बात का ध्यान रखना, यदि तुमने किसी को परेशान किया तब देख लेना। थंडर क्वीन इशिता को कहती है। ठीक है, तुम दोनों भी हमें साथ अर्थ पर आ सकती हो, लेकिन इशिता एक बात का ध्यान रखना, यदि तुमने किसी को परेशान किया तब देख लेना। खासकर उस लड़की को जिसे तुम मारते मारते रह गई थी। थंडर क्वीन इशिता को कहती है। थंडर क्वीन नहीं चाहती थी कि अब कोई भी उसके बेटे को नुकसान पहुंचाए। उसके बाद सभी लोग पोर्टल से होते हुए अर्थ पर चले जाते हैं। मॉम, आप अर्थ पर क्यों जा रही हो? अवनी अपनी मॉम क्वीन से पूछता है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या तुम्हारी माँ अर्थ पर नहीं जा सकती है क्या? क्वीन एक हल्की स्माइल के साथ अवनी से कहती है। हालांकि क्वीन की स्माइल अवनी और बाकी सबको दिखाई नहीं देती है, क्योंकि थंडर क्वीन अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, इसी वजह से किसी को भी क्वीन के चेहरे के एक्सप्रेशन दिखाई नहीं देते थे। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने पहले कभी इस तरह अचानक से अर्थ पर जाने का प्लान नहीं बनाया, इसलिए मैं थोड़ी क्यूरियस हूँ कि आप आखिर अर्थ पर जा कहाँ पर रही है। अवनी भी थोड़ी क्यूरियस होती हुई अपनी मॉम से पूछती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अवनी भी जानती थी कि यदि कोई बात नहीं होती तब उसकी मॉम बिना बताए अर्थ पर नहीं जा रही होती। मॉम किसी बात से परेशान है तब वह कम से कम अपनी बेटी को तो उस परेशानी के बारे में बता ही सकती थी। अवनी अपने मन ही मन सोचती है और फिर वह फिर से अपनी मॉम से कहती है। मॉम, आपको कोई परेशानी है तो मुझे बताए। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे किसी से मिलने जाना था, लेकिन काम की वजह से मैं उससे मिल नहीं पाए। अगले कुछ दिन मेरे कोई काम नहीं है, तब मैं उससे मिल सकती हूँ। क्वीन अवनी से कहती है। मॉम, आप ऐसा कैसा कर सकती हो? अवनी अपने चेहरे पर स्माइल के साथ अपनी मॉम से कहती है। अब मैं ऐसा भी क्या कर रही हूँ जिसके लिए तुम मुझे मना कर रही हो? क्वीन अवनी से कहती है। यह कोई उम्र है बॉयफ्रेंड बनाने की? आपको पता है अभी तक हमें भी कोई भी अच्छा लड़का नहीं मिला और आप हमारे लिए लड़का ढूंढने की बजाय अपने लिए लड़का ढूंढ रही है। छी छी, क्या जमाना आ गया है। अवनी अपनी मॉम से मजाक करती हुई क्वीन से कहती है। अच्छा बेटी, अपनी ही माँ से होशियारी। क्वीन अवनी को कान पकड़ती हुई अवनी से कहती है। सॉरी मॉम, मैं तो मजाक कर रही थी, प्लीज माफ कर दो। बहुत दर्द हो रहा है मॉम, प्लीज कान छोड़ दो, प्लीज प्लीज। अवनी दर्द भरी आवाज में अपनी माँ से रिक्वेस्ट करती हुई कहती है। अब बता, आज के बाद ऐसा करोगी क्या? क्वीन अवनी से पूछती है। नहीं नहीं, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी, अब तो छोड़ दो मेरा कान। अवनी कहती है। उसके बाद क्वीन ने अवनी का कान छोड़ देती है। क्या मॉम, आप तो छोटी बच्ची निकली, आप तो बहुत ही छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाकर बैठ जाती हो।
अवनी क्वीन को चिढ़ाते हुए उनसे कहती है, मेरी कही बातें तुझे समझ नहीं आई है। क्वीन फिर से अवनी से कहती है, आपकी बातें वैसे भी मेरे पल्ले नहीं पड़ती है। अवनी फिर चिढ़ाते हुई क्वीन से कहती है और फिर वह एक अजीब फेस बनाती है जिसके कारण क्वीन को हंसी आ जाती है। उसके बाद अवनी वहां से उठकर इशिता के पास आकर बैठ जाती है। अवनी, तुम अपनी मॉम के सामने बिल्कुल बच्ची बन जाती है। तुझे ऐसा करना अजीब नहीं लगता है? इशिता अवनी की हरकतों को देखकर अवनी से पूछती है, हर समय सीरियस रहना भी अच्छी बात नहीं है, और मुझे अपनी मॉम के साथ इस तरह की मस्ती करना पसंद है। इससे मेरी मॉम के चेहरे पर भी कुछ समय के लिए स्माइल आ जाएगी। मैं इनका दर्द को कम नहीं कर सकती है, लेकिन कुछ समय के मैं उनके चेहरे पर स्माइल तो ला ही सकती हूँ, इसलिए मैं ये सब करती है, इसमें मुझे भी मजा आता है। अवनी इशिता को बताती है, लेकिन उस हासदे का दर्द तो तुम्हारे अंदर भी है, तो तब तुम उस दर्द को कैसे कम करती हो? इशिता अवनी से पूछती है, जब वह हासदा हुआ था तब मैं बहुत छोटी थी, इसलिए तब मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था, और दूसरी तरफ मॉम ने भी कभी भी मेरे पापा और भाई की याद नहीं आने दी, इसलिए मेरा दर्द मॉम तुलना में बहुत कम है। अवनी इशिता को बताती है, बाय द वे तुम्हारे भाई का क्या नाम था? इशिता क्यूरियस होती हुई अवनी से पूछती है। शाय श्रीवास्तव। अवनी इशिता के सवाल का बस इतना ही जवाब देती है। शाय, ये नाम तो उस गधे का भी है ना जो गरीबों के खानदान से आता है। इशिता मन ही मन में शाय के बारे में सोच रही थी। इशिता शाय के बारे में सोच ही रही थी कि तभी अवनी ने इशिता से पूछा, आखिर तुम्हारा और शाय के बीच किस तरह की दुश्मनी जिसके कारण तुमने उसे लगभग जान से ही मार डाला था? अवनी पूछती है। उसने गधे ने उस दिन मुझे इतना इंसल्ट किया कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, और तुम लोगों को, जिसके कारण मैंने उसे मारते मारते रह गई। इशिता अवनी से कहती है, आखिर शाय करता क्या है और उसका परिवार? अवनी इशिता से पूछती है, इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन जहां तक मैं जानती हुई वह गधा किसी गरीब परिवार से ही होगा जो कुछ पैसे मिल सके। इशिता अवनी को कहती हैं, वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि तभी उसका स्टेशन भी आ जाता है। क्वीन और बाकी सब लोग लगभग 6 घंटों में अपने शहर पहुंच जाते हैं। ठीक मॉम, अब हम चलते हैं, और जब आपका का काम खत्म हो जाए तब मुझे कॉल कर देना। अवनी अपनी मॉम से कहती है। ठीक है अवनी। क्वीन भी उसकी बातों का जवाब देती है। बाय बाय मॉम। अवनी अपनी मॉम क्वीन को बाय बाय बोलकर इशिता के साथ स्टेशन से बाहर निकल जाती है, और फिर अवनी वहीं पर छिपकर बैठ जाती है। क्या हुआ अवनी, तुम यहाँ पर क्यों छिपी हुई हो? इशिता अवनी को छुपा हुआ देखकर इशिता कंफ्यूजन के साथ अवनी से पूछती है। मैं मॉम को देख रही हूँ कि वह कहाँ पर जा रही है। अवनी इशिता से कहती है, क्या तुम्हें अपनी मॉम पर विश्वास नहीं है क्या? इशिता फिर अवनी से पूछती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है मॉम किसी बात को लेकर काफी नर्वस है, इसलिए वह आज बिना किसी को बताती अर्थ पर आ गई है। मैंने तब तो उस बात को टाल दिया, लेकिन मुझे लगता है मॉम को कोई चीज परेशान कर रही है। जब हम मेट्रो में थे तब मॉम अपनी हाथों को मसले जा रही थी। अवनी इशिता से कहती है, अब तुम क्या करने वाली हो? इशिता पूछती है। कुछ नहीं, बस मॉम का पीछा करना है। अवनी कहती है। इतने में अवनी की मॉम क्वीन, चाची वर्षा और चाचा मयूर तीनों स्टेशन से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद अवनी और इशिता भी उनके पीछे चले जाते हैं, लेकिन उन दोनों ने उन तीनों से काफी दूरी बनाकर रखे हुए थे। काफी देर तक पीछा करने के बाद अवनी और इशिता एक जगह पर पहुंच जाती है। उस जगह को देखकर अवनी समझ जाती है कि वह जगह कौन सी है। मॉम यहाँ पर क्या करने आए हैं? ये जगह तो मॉम ने बेच दी थी। अवनी अपने मन ही मन में सोचती है। उसके बाद वो दोनों देखती है कि क्वीन और बाकी दोनों उस घर की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर शाय रहता था। फिर क्वीन ने शाय के दरवाजे को खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खुला, इशिता पूरी तरह हैरान रह गई। शाय यहाँ पर रहता है और क्वीन शाय से मिलने आई है। आखिर इसमें ऐसी भी क्या बात है जिसको देखकर क्वीन इससे मिलने आई है? इशिता हैरानी से अवनी से कहती है, मॉम शाय से मिलने नहीं आए हैं। अवनी इशिता से कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? इशिता कंफ्यूजन के साथ पूछती है। मॉम यहाँ पर शाय से मिलने नहीं बल्कि इस जगह को खरीदने आए हैं। अवनी इशिता से कहती है, लेकिन इशिता को समझ नहीं आ रहा था कि एक छोटी सी जगह के लिए क्वीन खुद चलकर इस गधे से मिलने क्यों ही आएगी। मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि क्वीन जैसी बनी इंसान इस फालतू से दिखाने वाले छोटे से लैंड के टुकड़े के लिए यहाँ तक आएगी। इशिता इस घर और उस जगह के बारे में अवनी से कहती है।
तुम्हें क्या पता है कि यह जगह मेरे लिए और मेरी मॉम के लिए कितनी कीमती और इम्पोर्टेंट है? अवनी इशिता को कहती है। तुम कहना क्या चाहती हो? इशिता फिर अवनी से पूछती है। ये वही घर है जहाँ पर मैं और मेरा पूरा परिवार खुशी से रहता था। अवनी इशिता को बताती है, और अवनी की बात सुनकर इशिता को विश्वास नहीं हो रहा था कि अवनी ऐसी जगह से आती है। इधर शाय ने जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोला तो वह हैरान रह गया था। उसके सामने थंडर क्वीन खड़ी हुई थी। थंडर क्वीन, आप मेरे घर पर, आप सब यहाँ पर क्या कर रही हो? शाय थंडर क्वीन को हैरानी से देखता हुआ उससे पूछता है। शाय क्वीन इतना ही कहती है और फिर वह शाय को ऊपर से नीचे तक पूरा देखती है। शाय को देखकर क्वीन बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई, लेकिन क्वीन ने अपने इमोशन पर पहले ही काबू कर लिया। जी हाँ, बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता है? लेकिन मैं ये घर आपको नहीं बेचने वाला हूँ, इसके अलावा आपकी क्या मदद करूँ? शाय क्वीन के पीछे खड़ी वर्षा को पहचानते हुए क्वीन से कहता है। नहीं नहीं, मैं यहाँ पर यह जगह खरीदने नहीं आई हूँ और अब मुझे ये जगह चाहिए भी नहीं है। मैं तो बस तुमसे ही मिलने आई हूँ। क्वीन शाय से कहती है और उसके बाद शाय सभी को अपने घर में बुला लेता है। घर के अंदर का नजारा देखकर क्वीन की आंखों से आंसू आने लगे, लेकिन उसने वक्त रहते ही अपने आंसू पोंछ लिए थे। किसी कारण से क्वीन शाय के सामने ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाली थी जिसकी वजह से शाय को क्वीन की असलियत के बारे में पता चले। शाय सभी को सोफे पर बिठाकर उनके लिए कुछ खाने पीने का सामने लेने चला गया। इधर क्वीन चारों तरफ घूमती हुई शाय का घर बड़े ही ध्यान से देख रही थी। क्वीन को शाय के घर बहुत सी ऐसी फोटोज दिखाई दी जिसमें क्वीन और बाकी सब मौजूद थे। उसके बाद क्वीन और आगे की ओर बढ़ती है तो उसे एक टेबल पर एक बहुत ही यूनिक डेयरी दिखाई जो क्वीन ने पहले भी देखी हुई थी। ऐसी डेयरी तो आदित्य अपनी पर्सनल डेयरी के रूप में उसे करते थे। कहीं शाय को भी अपने पापा आदित्य की तरह डेयरी लिखने का शौक तो नहीं है? क्वीन अपने मन में सोचती है और फिर वह इस डेयरी का पहला पेज पढ़ती है, जिसको पढ़कर क्वीन समझ गई कि यह शाय की पर्सनल डेयरी है। फिर क्वीन जैसे ही शाय की डायरी को उठाती है, उसके नीचे एक और डेयरी थी, ऊपर वाली से काफी पुरानी और फटी हुई हालत में थी। उसको पढ़कर क्वीन समझ गई कि वह शाय की पुरानी डायरी है और ऊपर वाली डेयरी नई डेयरी है जिसमें वह अपनी लाइफ की हर एक चीज को लिखता है। मुझे ये पुरानी वाली डायरी ले लेनी चाहिए। शाय वैसे भी अपनी सारी चीज पुरानी डायरी से नई डायरी में लिख चुका है, इसलिए वह अब इस पुरानी डायरी को वैसे भी फेंकने वाला है, इसलिए मैं ही ले लेती हूँ ताकि मैं जान सकूं कि अब तक मेरे बेटे की लाइफ में क्या क्या हुआ है। क्वीन अपने मन में सोचती है और फिर वह शाय की पुरानी डायरी को अपने पास रख लेती है और क्वीन वर्षा और मयूर के साथ सोफे पर बैठ जाती है। क्वीन, शाय और बाकी सब अगले कुछ घंटों तक आपस में बात करते रहते हैं और फिर फाइनली सभी शाय के घर से बाहर आ जाते हैं। क्वीन अपने शाय को ये क्यों नहीं बताया कि आप उसकी मां आराध्या श्रीवास्तव है और वह आपका बेटा है? वर्षा शाय के घर से बाहर निकलकर क्वीन से पूछती है। क्वीन अपने शाय को ये क्यों नहीं बताया कि आप उसकी मां आराध्या श्रीवास्तव है और वह आपका बेटा है? उद्धरण चिन्ह। क्वीन अपने शाय को ये क्यों नहीं बताया कि आप उसकी मां आराध्या श्रीवास्तव है और वह आपका बेटा है? वर्षा शाय के घर से बाहर निकलकर क्वीन से पूछती है। अब वह अपनी जिंदगी से काफी खुश है और मैं नहीं चाहती हूँ कि वह फिर से मेरी वजह से रोए। थंडर क्वीन वर्षा को समझती है। आपका क्या मतलब है? वर्षा क्वीन की बातों को समझती हुई क्वीन से पूछती है। तुम भी जानती हो कि मिस्ट्री प्लेनेट पर बहुत ही जल्दी डिमंस का कब्जा होगा और फिर वो लोग अर्थ को टारगेट करेंगे। और यह बात तो तुम भी जानती हो कि DARKLORD को सिर्फ वह इंसान हरा सकता है जिसके 5 एलिमेंट लेवल सहित पूरी तरह से अनलॉक हो। मैं ये जानती हूँ कि मेरे बाद में अर्थ पर ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो 5 एलिमेंट को अनलॉक कर पाएगा। इसलिए मुझे ही DARKLORD को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा, नहीं तो वह पूरे अर्थ को खत्म कर देगा। और इसमें मेरी जान जानी तय है। क्वीन वर्षा को समझाती है। ठीक, पर आप अवनी को तो उसके भाई के बारे में बता ही सकती है। वर्षा फिर क्वीन से कहती है। हम अवनी को इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि अवनी बचपन में शाय से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और अभी भी उतना ही करती है। वह शाय की बचपन की फोटो को हमेशा अपने पास रखती है। यदि तुमने अवनी को शाय के बारे में बताया तो वह बिना सोचे समझे शाय के पास चली जाएगी। क्वीन फिर वर्षा को समझाती है। एक बात और, मैं तुम्हें शाय की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी देती है। उसकी हमेशा रक्षा करना और उसे या किसी दूसरे इंसान को भनक तक नहीं लगने चाहिए। क्वीन फिर वर्षा से कहती है। ठीक है, मैं पूरा ध्यान रखूंगी शाय का। वर्षा क्वीन से कहती है और फिर वह वहां से चली जाती है। इधर क्वीन भी अपने घर आ जाती है। मॉम, क्या आपकी मीटिंग हो गई क्या?
अवनी अपनी मॉम को अंदर आता हुआ देखकर अवनी अपनी मॉम से पूछती है, हाँ मीटिंग तो हो गई। क्वीन कहती है, क्या शाय ने वह जगह आपको दे दी क्या? अवनी अपनी मॉम से पूछती है। जैसे ही क्वीन ने अवनी के मुंह से शाय का नाम सुना तो उसके अचानक से अवनी की तरफ देखने लगी। अपनी मॉम के इस बर्ताव को देखकर अवनी भी शॉक थी। तुम्हें शाय के बारे में कैसे पता चला कि मैं शाय से मिलने जा रही हूँ? क्वीन अवनी से पूछती है। वो तो मैं और इशिता उधर से गुजर रहे थी कि तभी आपकी कार हमारे पुराने घर के पास वाली सड़क पर खड़ी हुई थी, जिसको देखकर मैं समझ गई कि आप इस जगह को वापस लेने के आप यहाँ पर आया है। जब शाय ने दरवाजा खोला तो तब हम दोनों ने शाय का चेहरा देख लिए था। अवनी अपनी मॉम को बताती है। अपनी बेटी अवनी से काफी देर तक बात करने के बाद क्वीन अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद क्वीन ने अपने कपड़े बदले और चेहरे से अपना मास्क भी हटा लिया। अब क्वीन जैसी नहीं लग रही थी, वह देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। उनकी उम्र भले ही 45 साल हो गई हो, लेकिन फिर भी क्वीन आराध्या देखने में किसी परी से कम नहीं थी। आराध्या फ्रेश होने के बाद उसने अपने बैग से वह शाय की ओल्ड पुरानी डायरी को बाहर निकाल लिया। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मेरा बेटा की पास्ट लाइफ कैसी रही है, क्वीन अपने आप से कहती है। उसके बाद क्वीन से शाय को डायरी को खोला और पढ़ने लगी। मुझे इस अनाथ आश्रम में आए हुए पूरे 2 साल हो गए हैं। आज की तारीख 21 जुलाई है और आज मेरा बर्थडे है, लेकिन किसी ने भी मेरे साथ बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। कोई भी मुझसे दोस्ती तक नहीं करना चाहता था। क्वीन शाय की डायरी से पढ़ती है। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही बुरा था। आज हमारे अनाथ आश्रम में कुछ नए अमीर मेहमान थे जो अपनी पब्लिक रेपुटेशन को सुधारने के आए थे, जिनको मैं पहले बहुत अच्छा और समझदार समझता था। लेकिन उनकी बेटी ने अपने मजे के चक्कर में शाय को एक गर्म रॉड में पीठ पर मार दी, जिसकी वजह से मेरी पीठ पर आज भी उस रॉड का निशान बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी पीठ जलने के बाद भी हमारे आश्रम के सभी स्टाफ और बाकी सब सिर्फ उस अमीर लड़की को देख रहे थे। ऊपर से आश्रम के मैनेजर ने उसकी बेटी और उसके बाप को खुश करने के लिए आश्रम के मैनेजर ने ही काफी ज्यादा पिटाई हुई थी। क्वीन शाय की डायरी से पढ़ती है और उसके बाद करीब 1 घंटे में शाय की डायरी को पूरा कर देती है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि शाय इतना टॉर्चर, परेशान और बुली होने के बाद भी इतनी खुशी से रहता है। क्या शाय अपनी खुशी का सिर्फ दिखावा कर रहा है? क्वीन अपने आप से कहती है। क्वीन अपने आप से बातें कर रह रही थी कि तभी किसी ने क्वीन के कमरे का दरवाजा खटखटाया और फिर वह अंदर आ गया। मॉम, आप अभी तक जागे हुए हो? आपको पता है ना, कल सुबह आपको वापस मिस्ट्री प्लेनेट पर जाना है। अवनी अपनी मॉम को जागा हुआ देखकर उसने पूछती है। बाय द वे मॉम, आप अभी तक क्या पढ़ रहे थे? अवनी अपनी मॉम से पूछती है। वो तो बस एक नॉर्मल डायरी थी जिसको मैं पढ़ रही। तुम बताओ, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? क्वीन भी अवनी से पूछती है। मैं और इशिता अभी अभी घर पर पहुंचे थे। ट्रैफिक के कारण हमें आने में इतना CHAIME इधर शाय पिछले 2 महीने से अपने घर पर ही था। इन 2 महीनों में शाय ने अपने फायर एलिमेंट और अपने पेट फ्लेम डिस्ट्रॉयर के 3 लेवल और अनलॉक कर लिए थे और शाय को ऐसा लग रहा था कि वह अब कुछ ही दिनों में अपने एलिमेंट के लेवल 7 पर पहुंच जाएगा। आयरा ने सही ही कहा था, जैसे जैसे मेरे एलिमेंट का लेवल इंक्रीज होगा वैसे वैसे मेरे फायर एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के लेवल उतनी ही तेजी से अनलॉक एंड अपग्रेड होंगे। लेकिन मैं अभी भी मार्शल आर्ट्स में कमजोर हूँ। मुझे अब मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए एक ट्रेनिंग एकेडमी में जाना पड़ेगा। मार्शल आर्ट्स एकेडमी थोड़ी तो एक्सपेंसिव होगी, लेकिन मेरे आगे की जर्नी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी। शाय अपने घर के सोफे पर लेटा हुआ अपने आप से कहता है। और फिर शाय तैयार होकर सिटी में चला जाता है ताकि वह किसी बढ़िया मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग एकेडमी में अपना एडमिशन करा सके और फिर वह भी मार्शल आर्टिस्ट में बेहतर हो सके। सिटी पहुंचते ही शाय को एक ऐसा क्यों इंसान मिला जिसको शाय में पिछले 2-3 महीनों में सबसे ज्यादा बार देखा। वह तो शाय के घर भी कई बार आ चुकी है। वह और कोई नहीं बल्कि निधि चौहान थी, जो शाय के साथ ही अर्थ पर आई थी। निधि शाय से इतनी बार मिल चुकी थी, अब वो दोनों आपस में काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। निधि, तुम यहाँ पर? शाय निधि से पूछता है। मैं तो यहाँ पर कुछ शॉपिंग करने आई थी। तुम बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? निधि शाय से पूछती है। मैं तो यहाँ पर एक मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग एकेडमी को ढूंढ रहा हूँ जिससे मैं भी मार्शल आर्टिस्ट में बेहतर हो सकूं। शाय निधि से कहता है। ओह अच्छा, मैं एक अच्छी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग एकेडमी को जानती हूँ। यदि तुम मेरी शॉपिंग में मदद करोगे तब मैं उसकी लोकेशन तुम्हें बता दूंगी और तुम्हारे साथ भी चलूंगी। निधि शाय से कहती है।
यदि तुम्हें पता ही है तब मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बाद में तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। शाय निधि से कहता है, प्रॉमिस, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए रेडी हूँ। निधि शाय से कहती है, कम से कम तुम मुझे इस एकेडमी का नाम और उसका एड्रेस तो बता दो। शाय निधि से कहता है, उस एकेडमी का नाम डायनेक मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग एकेडमी है और वह न्यू सिटी में है। अब तुम अपने वादे से मुकर मत जाना। निधि शाय से कहती है, क्या मैं इतना बेवकूफ लग रहा हूँ कि किसी से किया गया वादा को ऐसे ही तोड़ दूँ? चल अब तुम्हारी शॉपिंग के लिए चलते हैं। शाय निधि से कहता है और फिर वह दोनों एक बहुत ही शानदार मॉल में चले जाते हैं। शाय जैसे ही मॉल में एंटर करता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि शाय आज से पहले कभी भी मॉल जैसी जगह पर नहीं आया था। शाय देखता है कि वह मॉल देखने में बहुत ही बड़ा था, जिसमें अनगिनत शॉप्स थी जिनमें अनगिनत सामान बिक रहे थे। मॉल की लाइट्स बहुत ही ज्यादा ब्राइट तरीके से चमक रही थी। शाय ने अपनी लाइफ ऐसी जगह को पहले कभी भी नहीं देखा था। क्या तुम इस जगह पर अपनी शॉपिंग करने वाली हो क्या? शाय निधि से पूछती है। हाँ, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? निधि थोड़ी कंफ्यूज होती हुई शाय से पूछ रही थी। ऐसी जगह पर शॉपिंग के लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं क्या? शाय मॉल को देखता हुआ निधि से पूछता है। शाय, यह मॉल है, ये दिखाने में महंगा है लेकिन यहाँ के सामान ज्यादा महंगा नहीं है। यहाँ के सामान की प्राइस स्ट्रीट स्टोर वाले जितनी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अच्छी क्वालिटी का सामान है जिससे इनकी प्राइस बढ़ जाती है। निधि शाय की बातों को समझती हुई शाय के सवालों का जवाब देती है। सच में? शाय एक्साइटेड होता हुआ निधि से कहता है। उसके बाद वह दोनों अपने अपने काम में लग जाए। निधि अपनी शॉपिंग कर रही थी और शाय पूरे क्लॉथ शॉप में इधर उधर घूमे जा रहा था। शाय कभी किसी शॉप में चला जाता है, नहीं तो वह लिफ्ट को ऊपर नीचे करता रहता है। इधर एक इंसान अपनी बॉस से शाय में बारे में बात करने में बिजी था। हेलो बॉस, शाय एक मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग एकेडमी को ढूंढने के लिए घर से निकला था, लेकिन यहाँ पर शाय को एक दोस्त मिल गई जिसके द्वारा मुझे पता चला कि शाय की दोस्त शाय को एक मार्शल आर्ट ट्रेनिंग एकेडमी में ले जाने वाली है। वह आदमी फोन पर बात करता है। उस एकेडमी का नाम क्या है और उसका एड्रेस क्या है? फोन की दूसरी तरफ से कोई कहता है। वह इंसान कोई और से नहीं बल्कि वर्षा श्रीवास्तव थी। उस एकेडमी का नाम डायनेक मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग एकेडमी है और वह न्यू सिटी में है। वह आदमी वर्षा से कहता है। उस आदमी के कॉल करने के बाद वर्षा ने सीधे ही आराध्या अर्थात क्वीन को कॉल किया और उनको वर्षा ने सब कुछ A to Z बता दिया। तुम्हें पता है कि तुम्हें अब क्या करना है? क्वीन वर्षा से कहती है। लेकिन आपको भी पता है वह अच्छे मार्शल आर्ट्स के मास्टर है, लेकिन वह बहुत ही क्रूर है और शायद उनके सामने एक दिन ही नहीं ठीक आएगा। वर्षा क्वीन से कहती है। तुम अभी शाय को जानती नहीं हो। शाय के लिए उनका टॉर्चर बच्चों को दी जाने वाली सजा है। वैसे भी शाय को थोड़ा दर्द और सहना पड़ेगा जिससे वह भी स्ट्रांग हो जाए। क्वीन वर्षा से कहती है। लेकिन हम शाय को बिना पता चले उसे वहां पर कैसे? वर्षा क्वीन से कहती है। डायनेक मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग एकेडमी को इतना पैसा देना ताकि वो लोग शाय को वहां पर भेजने के लिए। क्वीन कहती है। इधर काफी देर से शाय अपने लिए भी कुछ कपड़े सेलेक्ट कर रहा था, लेकिन तभी एक इंसान शाय को बड़े ध्यान से देख रहा था। इधर काफी देर से शाय अपने लिए भी कुछ कपड़े सेलेक्ट कर रहा था, लेकिन तभी एक इंसान शाय और निधि को बड़े ध्यान से देख रहा था। शाय ने उस आदमी को काफी देर पहले ही नोटिस कर लिया था। शाय को वह आदमी लगभग 25 से 26 साल का लग रहा था। आखिर यह आदमी कौन है जो मुझे और निधि को काफी देर से घूरे जा रहा है? शाय मन में उस आदमी के बारे में सोचता है। निधि, क्या तुम इस आदमी को जानती हो? वह हम दोनों को काफी देर से घूरे जा रहा है। शाय धीरे से निधि को उस आदमी के बारे में पूछता है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? निधि उस इंसान को देखती है और सरप्राइज के साथ कहती है। तुम इसे जानती हो? ये कौन है? शाय निधि से पूछता है। ये शशांक चौहान है, यह मेरा कजन है। निधि शाय से कहती है। फिर शशांक निधि के पास आता है और फिर वह निधि से कहता है। निधि, ये तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है क्या? शशांक निधि से पूछता है। नहीं, ये बस मेरा दोस्त है जिसको मैं मिस्ट्री प्लेनेट पर मिली थी। निधि शशांक से कहती है। लेकिन निधि की आवाज ये बात कहते हुए बहुत ही धीमी और स्वीट थी। तब तो तुम्हें अपनी दोस्ती मिस्ट्री प्लेनेट तक ही रखनी चाहिए थी ना, अर्थ तक नहीं लानी चाहिए थी। शशांक फिर निधि से कहता है। देखिए मिस्टर, मैं यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट ट्रेनिंग एकेडमी को ढूंढ रहा था कि तभी मुझे निधि जी मिल गई।
इनको एक अच्छी एकेडमी के बारे में पता था, इसलिए मैं इनकी शॉपिंग खत्म होने का इंतजार कर रहा था। शशांक का निधि के प्रति गुस्से भरा एटीट्यूड देखकर शाय शशांक से कहता है, अबे ओ गधे, अपने औकात में रह, ये हमारे परिवार की बात है, इसलिए फालतू में अपनी टांग मत कर, अब यहाँ से निकल। शाय की बात सुनकर शशांक गुस्से से शाय से कहता है, शाय तुम अब जाओ, मैंने तुम्हें उस एकेडमी का एड्रेस और नाम पहले ही बता दिया है, इसलिए अब तुम जाओ। निधि शाय से रिक्वेस्ट करती हुई कहती है, ठीक है, मैं चलता हूँ। शाय निधि से इतना कहता है और फिर वह उस शॉप से बाहर निकल जाता है। निधि, तुम यहाँ पर शॉपिंग कर रही हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी वजह से तुम्हारा और मेरा दोनों परिवार अब मुसीबत में है और आगे भी तुम्हारी वजह से और मुसीबत खड़ी होंगी। तुम्हें तो अपने परिवार और अपनी की इज्जत की कोई परवाह नहीं है, लेकिन कम से कम मेरे परिवार के बारे में तो सोचो। शशांक गुस्से में निधि से कहता है, उसमें मेरी क्या गलती थी? निधि बहुत ही धीमी आवाज में शशांक से कहती है, तुम अब क्या कर रही हो या क्या करोगी मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, यदि वो सब चीज बाहर आए तो फिर तुम्हारी लाश ही तुम्हारे घर वालों को मिलेगी। शशांक गुस्से से निधि से कहता है, और हाँ, एक बार अपने माँ बाप और अपनी छोटी बहन राधिका के बारे में जरूर सोचना है, तुम्हारी वजह से लोग तुम्हारे परिवार को जीते जी मार देंगे। शशांक निधि से कहता है, लेकिन अब मैं इसमें क्या करूं? अब निधि की आंखों से आंसू आना स्टार्ट हो गए थे, वह लिटरली रोने लगी थी और उसी रोती हुई आवाज में निधि शशांक से पूछती है, तुम्हें सिर्फ 1 साल तक उसे बाहर नहीं आने देना है, उसके बाद हमें तुमसे और तुम्हारे परिवार से कोई लेना देना नहीं होगा। शशांक जाते वक्त फिर से निधि से कहता है और फिर वह भी उस शॉप से बाहर निकल जाता है। इधर शाय अभी भी शॉप से काफी दूर खड़ा होकर निधि और शशांक को देख रहा था। शाय देखता है कि शशांक शॉप से बाहर निकलकर उसकी तरफ आ रहा है। कुछ की समय में शशांक शाय के पास आ जाता है। देखो मिस्टर, तुम्हारा को भी नाम है, मैं चाहता हूँ कि तुम निधि और उसके और हमारे फैमिली मैटर से दूर रहो, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। शशांक शाय से कहता है, क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? शाय भी थोड़ी कर्कश आवाज में शशांक से पूछता है, यह कोई धमकी नहीं है, मैं तुम्हें बस एक सलाह दे रहा हूँ। निधि ने एक ऐसी गलती की है जिसकी वजह से उसकी और हमारी दोनों की फैमिली भीख मांगने पर मजबूर हो जाएगी और यह सब मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, इसलिए जब तक वह खुद उस गलती को सुधार नहीं लेती तब तक मैं उसे किसी से भी मिलने नहीं दे सकता हूँ। उसके बाद वह किसी को अपना बॉयफ्रेंड बनाए या फिर गर्लफ्रेंड बनाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शशांक शाय से कहता है और फिर वह शाय की ओर कुछ सुने बिना उस मॉल से बाहर निकल जाता है। क्या अजीब भाई है, यदि उसकी बहन ने कोई गलती की है तब उसे भी साथ देना चाहिए ताकि वह अपनी गलती सुधार सके और फिर आगे कोई और गलती ना करे। बाय द वे, निधि ने ऐसी भी क्या गलती कर दी जिसकी वजह से इन दोनों की फैमिली भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे? शाय अपने आप से कहता है और फिर वह निधि की तरफ देखता है। शाय देखता है निधि अभी भी रोए जा रही थी, उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे थे। शाय निधि को काफी देर तक देखने के बाद वह भी मॉल से बाहर निकल जाता है। हालांकि शाय निधि को ऐसे अकेला दुखी नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन शाय और कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि शाय ने पहले कभी ऐसे इमोशनल सीन में किसी को भी शांत नहीं कराया था। वह हमेशा अपने आप को ही शांत करने में लगा रहता था और दूसरी बात यह थी कि शाय के हिसाब से दुखी इंसान को कुछ देर तक अकेला छोड़ देने से वह रो रो कर अपना सारा बोझ हल्का कर लेगा। उसके बाद वह पीछे मुड़ता है और फिर वह भी उस मॉल से बाहर निकल जाता है। फिर वह निधि द्वारा बताया गया एड्रेस पर जाने लगा। मॉल से निकलने के बाद शाय सीधे निधि द्वारा बताई गई मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग एकेडमी में चला गया। इधर शाय जैसे ही एकेडमी के ऑफिस में एंटर करता है, वैसे एक काला सूट पहना हुआ एक इंसान ऑफिस के सोफे से उठकर ऑफिस के बाहर चला जाता है, जिसको देखकर उस एकेडमी की मैनेजर जिसका नाम श्रुति था वह समझ गई कि यह वही लड़का ही है। तो ये लड़का है जिसके बारे में वर्षा मैम ने कहा था। श्रुति शाय को देखती हुई सोचती है, हेलो मैम, मुझे मार्शल आर्ट सीखना है। शाय यहाँ की मैनेजर श्रुति से कहता है, ठीक है, आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होगी जिसकी टोटल फीस 12 लाख रुपए है। श्रुति शाय से कहती है, 12 लाख रुपए सिर्फ 1 साल के लिए बहुत ज्यादा है और फिर ये लोग भी अपनी फीस कम तो करेंगे नहीं, इसलिए मुझे इतने पैसे तो देने होंगे। वैसे भी मेरे पास इतने पैसे तो है कि मैं 1 साल के लिए इस एकेडमी में ट्रेनिंग कर सकूं। शाय अपने मन में सोचता है, ठीक है, फिर मुझे फॉर्म दे दीजिए ताकि मैं उस फॉर्म को फिल कर सकूं। शाय फिर श्रुति से कहता है। शाय के इतना कहती ही श्रुति शाय को 2 फॉर्म फिल करने के लिए देती है।
शायद देखता है कि दोनों फॉर्म अलग अलग है, उनमें से एक उसी एकेडमी का था जब दूसरा किसी गुरुकुल का था। हेलो मैम, आप मुझे ये दूसरा फॉर्म क्यों दे रहे हैं? और यह गुरुकुल है क्या? शायद श्रुति से पूछता है। तुम गुरुकुल के बारे में नहीं जानते हो क्या? श्रुति हैरानी से शाय से पूछती है और उसकी हैरानी भरा चेहरा देखकर शाय बहुत कंफ्यूज हो गया है। नहीं, मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ, आखिर यह क्या है? शायद श्रुति से पूछता है। यह इंडिया की ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की सबसे अच्छी मार्शल आर्टिस्ट ट्रेनिंग एकेडमी है, जिनको बहुत ही एक्सपीरियंस बुजुर्ग चलते हैं। उनकी मार्शल आर्ट्स इतनी पावरफुल है कि आज तक इस वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं है जो मार्शल आर्ट्स में उनसे बेहतर हो। वो लोग अपनी मार्शल आर्ट्स पर डिपेंड होकर एक 8 एलिमेंट लेवल वाले इंसान को हरा सकते हैं। श्रुति शाय से कहती है, क्या सच में ऐसे लोग हैं जो बिना एलिमेंट पावर्स का यूज किए बिना सिर्फ अपनी फिजिकल एबिलिटी और मार्शल आर्ट्स के जरिए ही किसी लेवल 8 एलिमेंट अनलॉक वाले इंसान को हरा सकते हैं? ये तो बहुत ही अमेजिंग है। यदि ऐसे इंसान ने अपने पूरे एलिमेंट अनलॉक कर लिए तब तो वह बहुत ही ताकतवर होगा। शाय एक्साइटेड होता हुआ श्रुति से कहता है, हाँ तुम सही हो, अब तुम जल्दी से दोनों फॉर्म भर दो। श्रुति शाय से कहती है, लेकिन आपने अभी तक नहीं बताया कि आप मेरे से इतनी बड़ी एकेडमी का फॉर्म क्यों भराना चाहते हो? इसकी तो फीस भी बहुत ज्यादा होगी और इतने सारे पैसे मेरे पास नहीं है। शाय फिर अपनी बात श्रुति के सामने रखता है। मैं तुमसे ये फॉर्म इसलिए फिल करवा रही हूँ क्योंकि गुरुकुल हर साल शहर की सबसे एकेडमी से एक कैंडिडेट चुनती है। यदि वह कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता है तब वह गुरुकुल में उसी फीस पर ट्रेनिंग कर सकता है जितनी उसने इस एकेडमी में जमा करवाई है। श्रुति शाय को समझाती है। उसके बाद शाय उसके बारे में और बहुत सी जानकारी लेकर उन दोनों फॉर्म को भर देता है और फिर वह अपने बैंक कार्ड से 12 लाख की पेमेंट कर देता है। मिस्टर शाय, गुरुकुल में सिलेक्शन के बारे में आपको ईमेल और मोबाइल नंबर के जरिए बता दिया जाएगा। इसकी सूचना अगले 2 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी। श्रुति शाय को एक पेपर देती हुई शाय से कहती है, ठीक है मैम। शाय श्रुति को थैंक यू बोलता हुआ उस पेपर को देखता है। उसमें शाय की फीस से लेकर शाय के एडमिशन की पूरी डिटेल की एक कॉपी थी। शाय उस कॉपी को लेकर वापस अपने घर के निकल जाता है। इधर शाय के जाते ही श्रुति सीधे स्टाफ रूम की ओर दौड़ती हुई जाती है और फिर वह स्टाफ रूम में चली जाती है। स्टाफ रूम में पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे, जिनमें एक इस एकेडमी का ओनर, दूसरी इंसान वर्षा श्रीवास्तव थी और इनके अलावा बहुत से बॉडीगार्ड कमरे के बाहर और अंदर दोनों जगह खड़े हुए थे। क्या हुआ श्रुति, क्या तुमने शाय से फॉर्म फिल करवा लिए? इस एकेडमी का ओनर श्रुति से पूछता है। जी सर, मैंने सब कुछ फिल करवा लिया है और उसने अपनी पूरी फीस 12 लाख भी जमा करवा दिए है। जब आप चाहो तब आप शाय को बुला सकते हो, श्रुति सभी से कहती है। श्रुति, तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए शाय के द्वारा फीस के रूप में दिए गए 12 लाख रुपए मेरी तरफ से तुम्हारा गिफ्ट है। वर्षा श्रुति से कहती हैं। थैंक यू मैम। श्रुति वर्षा को थैंक यू बोलती है। ये बोलते वक्त श्रुति की आवाज और चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। ठीक है, अब हम भी चलते हैं, हमें अब हिमालय जाना है ताकि हम गुरुकुल के आचार्य परशुराम जी से मिल सके। और हाँ, आपकी सारी पेमेंट कल तक आपके पास आ जाएगी, वर्षा इस एकेडमी के ओनर से कहती है। फिर वर्षा उस स्टाफ रूम से बाहर निकल जाती है। हेलो, शाय ने गुरुकुल का फॉर्म सबमिट कर दिया है, इसलिए अब हमें आचार्य परशुराम जी से मिलने जाना होगा, वर्षा कॉल पर क्वीन से कहती है। सर, आखिर शाय नाम का वह इंसान है कौन जिसके लिए वर्षा श्रीवास्तव जैसी बहुत बड़ी इंसान अपना सारा काम छोड़कर सिर्फ उसके एडमिशन के लिए करीब 3 घंटों से वेट कर रही थी? वर्षा के जाने के बाद श्रुति एकेडमी के ओनर से कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो, वह शाय नाम का लड़का स्पेशल है। वर्षा और उनकी फैमिली से कुछ तो रिश्ता होगा जिसके लिए वह शाय के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, एकेडमी का ओनर श्रुति से कहता है। वर्षा उस एकेडमी से निकलकर सीधे क्वीन के पास चली गई और फिर वो सारी बातें डिटेल में बताई जो वर्ष में पहले फोन पर नहीं बताई थी। अब आप कब आचार्य परशुराम जी मिलने जा रही है? वर्षा क्वीन से पूछती है। मेरा अभी जाने का प्लान है, जैसा कि तुमने कहा है कि शाय को 2 दिन में गुरुकुल के एडमिशन टेस्ट के बारे में बताना है, इसलिए हमें अभी वहां पर जाना होगा, क्वीन वर्षा से कहती है। ठीक है, फिर मैं अभी हेलीकॉप्टर का इंतजाम करती हूँ, वर्षा क्वीन से कहती है। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है, अब चलो, क्वीन वर्षा से कहती है। उसके बाद क्वीन और वर्षा दोनों गुरुकुल के लिए निकल गए। करीब 3 घंटों के बाद क्वीन और वर्षा हिमालय में एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे।
वे सभी पहाड़ पूरी तरह से सफेद थे क्योंकि उन पहाड़ों पर एक बहुत मोटी बर्फ की लेयर जमी हुई थी और उन सभी पहाड़ों के बीच प्लेन जगह पर छोटा सा गांव जैसा बना हुआ था। वह छोटा सा गांव ही गुरुकुल था। उसके बाद क्वीन का हेलीकॉप्टर गुरुकुल के हेलीपैड पर उतरता है और फिर क्वीन और वर्षा दोनों हेलीकॉप्टर से उतरकर गुरुकुल के अंदर चले जाते हैं। हेलो सुनो जरा, आचार्य परशुराम जी कहाँ पर है? वर्षा गुरुकुल में एक लड़की को रोककर उससे आचार्य परशुराम जी के बारे में पूछती है। वो अपने कमरे में है। उनका कमरा दाएं से 15वां कमरा है। वह लड़की क्वीन और वर्षा को बताती है। उस लड़की की बात सुनकर क्वीन और वर्षा आचार्य परशुराम जी के कमरे की तरफ चले जाते हैं। कमरे तक पहुंचकर दोनों उनके कमरे के बाहर रुक जाते हैं। दोनों अंदर आ जाओ। कमरे के अंदर से एक भरी आवाज क्वीन और वर्षा के कानों में पड़ती है। अंदर से परमिशन मिलने के बाद दोनों कमरे में एंटर कर जाते हैं। आओ आराध्या, बड़े दिनों बाद मेरी याद आई। एक बुजुर्ग इंसान क्वीन को कहता है। प्रणाम आचार्य परशुराम जी। वर्षा कमरे में प्रवेश करते ही उस बुजुर्ग इंसान जिसका नाम परशुराम था उसे प्रणाम करती है। भगवान तुझे और तुम्हारे परिवार को खुश रखे बेटी। परशुराम जी वर्षा को आशीर्वाद देता हुआ कहता है। तुम कैसी हो आराध्या बेटी? परशुराम जी क्वीन की तरफ देखता हुआ उससे पूछता है। मैं बढ़िया हूँ पापा, आप कैसे हो? क्वीन परशुराम जी पूछती है। पापा, ये क्वीन के पापा है और मुझे इतने साल हो गए क्वीन के साथ रहते हुए और उनकी कंपनी संभालते हुए, मुझे तो कभी भी ये पता नहीं चला कि क्वीन के पिताजी भी है। क्वीन के मुंह से परशुराम के लिए पापा वर्ड सुनकर वर्षा हैरानी से क्वीन को देखती हुई सोचती है। काफी दिनों के बाद अपनी बेटी के मुंह से पापा शब्द सुनकर बहुत अच्छा लगा। तुम मुझे हमेशा ऐसे ही क्यों नहीं बुलाती हो? परशुराम क्वीन से कहते हैं। पता है ना आपको मेरी बहुत लोगों से दुश्मनी है और मैंने सबके सामने आपको पापा बोल दिया तो आप, मॉम और यह गुरुकुल तीनों खतरे में पड़ जाएंगे। क्वीन अपने पिता परशुराम को समझाती हुई उनसे कहती है। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे बाप से ताकतवर और कोई नहीं है? परशुराम मजाक में क्वीन से कहती है। हाँ, वो तो है लेकिन आपके अलावा भी मॉम और यह गुरुकुल भी तो है, इनकी रक्षा का भी तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए है ना? क्वीन परशुराम से कहती है। आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए थी। क्वीन अब थोड़ी सीरियस होती हुई अपने पिता परशुराम से कहती है। कैसी मदद? तूने आज तक अवनी का ख्याल रखने के अलावा किसी दूसरी मदद नहीं मांगी। परशुराम अपनी बेटी क्वीन से कहते हैं। कुछ ऐसा ही समझ लो, आपको अवनी की तरह उस लड़का का भी ख्याल रखना है जिसका नाम शाय है। क्वीन शाय की डिटेल्ड फोटोकॉपी परशुराम को दे देती है। काफी देर तक पढ़ने व समझने के बाद फाइनली परशुराम उस लड़के को लेकर एक डिसीजन बनाता है। ये लड़का बहुत ज्यादा अलग है। मैंने इस तरह का लड़का पहले कभी नहीं देखा। परशुराम शाय की फोटो को हैरानी से देखता हुआ क्वीन और वर्षा से कहता है। ऐसी भी क्या खास बात है इस लड़के में? क्वीन अपने बेटे के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। शाय इतनी कम उम्र में बहुत ज्यादा मैच्योर हो गया है और उसका कमबैक भी बहुत अच्छा है। परशुराम शाय के बारे में क्वीन को बताता है। आराध्या बेटी एक बात बताना, आखिर यह शाय है कौन है जिसके बारे में मेरी बेटी इतना कुछ कह रही है? परशुराम फिर से क्वीन से पूछती हैं। शाय, शाय मेरा बेटा है। क्वीन परशुराम से कहती है। क्वीन की यह बात सुनकर परशुराम सदमे में आ गया। क्या शाय सच में तुम्हारा बेटा है, वो भी असली वाला? परशुराम क्वीन से कहती है। वह अब कहाँ है? परशुराम क्वीन से कहते कहता है। आप शाय से मिले उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। क्वीन परशुराम से कहती है। और वह शर्त क्या मेरी बेटी? परशुराम क्वीन से कहते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे शाय को भी आप अवनी की तरह रखिए रखिए प्लीज। क्वीन परशुराम से कहती है। ठीक है, फिर शाय को कल ही यहाँ एरिना ट्रेनिंग के लिए भेज देना। परशुराम क्वीन से कहता है। ठीक है, हम दोनों चलते हैं, मुझे अब मॉम से भी मिलना है, लेकिन आप शाय का ख्याल जरूर रखना प्लीज। क्वीन परशुराम से कहते हैं। ठीक है आराध्या बेटी, कल मिलते हैं, लेकिन तुम भी एक वादा करो, अगले आने वाले कुछ दिनों तक तुम्हें यहीं पर रहना होगा। शाय जब से ट्रेनिंग एकेडमी से घर आया तब शाय ने गुरुकुल एकेडमी के बारे में सब कुछ पता लगाया। उस एकेडमी के रिकॉर्ड को देखकर शाय हैरान था। उस एकेडमी के रिकॉर्ड को देखकर शाय की एक्साइटमेंट का लेवल और बढ़ गया। अब शाय एकेडमी की तरफ से एक मेल या मैसेज का इंतजार कर रहे था। शाय को अगले दिन जाकर उसके स्मार्टफोन पर एक मेल आया जिसमें शाय को फिजिकल और मेंटल टेस्ट के लिए बुलाया गया। मेल के आते ही शाय सीधे उस एड्रेस पर चला गया जिसका जिक्र मेल में किया गया था।
वहां जाकर शाय देखता है कि वहां पर कुछ ज्यादा ही लोग इस टेस्ट के लिए आ गए थे। शाय को लगा था कि गुरुकुल में एक ही इंसान जाएगा और इस एक कैंडिडेट के लिए हजारों की संख्या में लोग आ गए, इसलिए यह नजारा शाय के लिए बहुत ही शौकंग था। उसके बाद अगले कुछ क्षणों में वहां पर खड़े हुए लोगों से शाय और बाकी सबको टेस्ट के सभी रूल्स को बता दिए। उसके बाद लोगों के फिजिकल और मेटल टेस्ट किए जिसमें शाय ने बहुत आसानी से पर कर लिया। अंत में जाकर शाय ने सारे टेस्टों में बेस्ट किया जिससे शाय को अब गुरुकुल एकेडमी जाने का मौका मिलेगा। शाय पूरे 1 साल के लिए अपना घर छोड़कर गुरुकुल में अपने फिजिकल एबिलिटी की बढ़ाने जा रहा था। उसके बाद गुरुकुल के लोगों ने शाय को एक हेलीकॉप्टर के जरिए हिमालय के बीच में स्थित गुरुकुल पहुंचा देते हैं। शाय जैसे ही गुरुकुल और आसपास के नज़ारों को देखकर शाय बहुत ज्यादा सरप्राइज था। इस जग को देखकर शाय का दिल खुश हो गया था क्योंकि शाय को पहले कभी ऐसे नज़ारों को देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब जब उसे ऐसे शानदार और सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं इसलिए अब तो शाय भी ऐसे मौके को छोड़ना नहीं चाहता था। हेलो मिस्टर, क्या आप नए स्टूडेंट मिस्टर शाय है? एक यंग लड़की शाय से पूछती। हाँ, मैं ही आपका नया स्टूडेंट हूँ, क्या आपको मेरे से कोई काम था? शाय उस लड़की का सवाल सुनकर शाय उस लड़की को जवाब देता है। आपको आचार्य परशुराम जी बुला रहे हैं, उनका रूम नंबर इस कागज में है। वह लड़की शाय से कहती है, फिर वह वहां से बिना कुछ कहे भाग जाती है। फिर शाय भी उसी लड़की की बात मानता है और आचार्य परशुराम जी से मिलने चला जाता है। शाय अंदर आ जाओ। शाय जैसे ही दरवाजा के सामने पहुंचा उसे कमरे के अंदर से एक आवाज आई जो शाय को अंदर बुला रही थी। फिर शाय उस कमरे में एंटर करता है। एंटर करते ही शाय एक बुजुर्ग इंसान को देखता है। इस इंसान को देखते ही शाय समझ गया कि यही आचार्य परशुराम जी है। उसके बाद शाय भी उनको प्रणाम करता है। शाय का ये बिहेवियर देखकर आचार्य परशुराम जी बहुत खुश हुए। ये लड़का इतनी छोटी उम्र में बहुत मैच्योर हो गया, इसलिए इसने मेरा टेस्ट इजीली पास कर लिया था। परशुराम अपने मन ही मन में कहते हैं। आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? शाय आचार्य परशुराम जी से पूछता है। तुम मेरे स्टूडेंट हो और मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हें यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन समझा सकूं। परशुराम शाय से कहते हैं। परशुराम ने अपनी बेटी क्वीन के कहने पर शाय को उसकी मॉम और सिस्टर के बारे में कुछ नहीं बताया और खुद के बारे में भी कुछ नहीं बताया। उसके बाद परशुराम शाय के कुछ और बातें करते हैं और फिर किसी को कहकर शाय को अपने रूम में पहुंचा देते हैं। शाय अपनी पहली क्लास मिस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने थोड़ी जल्दी सुबह वह क्लासरूम में चला गया। लेकिन काफी देर तक इंतजार के बाद शाय को ना तो कोई दूसरा स्टूडेंट दिखाई दिया। उसके बाद शाय देखता है कि क्लासरूम आचार्य परशुराम जी के अलावा और कोई नहीं आया। क्या मैं ही आपका इकलौता स्टूडेंट हूँ क्या? शाय परशुराम जी पूछता है। हाँ, मैं क्वीन के कहने पर तुम्हारा टीचर बना हूँ। परशुराम शाय से कहते हैं। क्या क्वीन? क्वीन को आप कैसे जानते हो और वह मेरे हेल्प क्यों करेगी? शाय कंफ्यूज्ड होता हुआ परशुराम से पूछता है। क्वीन मेरी बेटी है और एक बाप अपनी बेटी को कैसे नहीं जानेगा? उसने तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि वह तुम्हारे हार्ड वर्क और टैलेंट को जानती है। परशुराम शाय से कहते हैं। आप थंडर क्वीन के पिता हो गया। सच में? शाय हैरानी से परशुराम से कहता है। उसके बाद शाय और परशुराम जी के बीच बहुत बातें हुई। 1 साल बाद। इस 1 साल में शाय ने बहुत सी मार्शल आर्ट सीखी थी, लेकिन इस 1 साल में शाय ने एक ऐसी आर्ट सीखी जो आज तक बहुत ही कम लोगों ने सीखा था। यह आर्ट सिर्फ 10 इंसानों के पास है। इस आर्ट के जरिए कोई भी इंसान अपने एलिमेंट के लेवल के बिना एनर्जी के भी अपग्रेड कर सकता है। इस आर्ट में शाय ने सिर्फ अपने एलिमेंट की लेवल अपग्रेड को एनालाइज कर उस एलिमेंट के लेवल को अनलॉक कर सकता है। इसी आर्ट के जरिए शाय ने इस 1 साल में अपने फायर एलिमेंट को पूरी तरफ से अनलॉक कर लिया था और इसके साथ ही शाय ने चे हुए एनर्जी पॉइंट से शाय ने अपने पेट फ्लेम डिस्ट्रॉयर को मैक्स लेवल तक अपग्रेड कर दिया। हालांकि यह आर्ट केवल ह्यूमन बॉडी पर वर्केबल होती है, इसलिए किसी भी पेट को अपग्रेड नहीं किया। इसी के साथ शाय ने अर्थ एलिमेंट को भी मैक्स कर लिया। लेकिन शाय अर्थ एलिमेंट के पेट को विदाउट एनर्जी पॉइंट से अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। शाय ने इस 1 साल में अपने फायर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट की लेवल 5 तक अपग्रेड कर लिया था। इसके बाद शाय गुरुकुल से अपने घर के लिए निकल जाता है।